The force between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C and the distance of separation of the plates is D with the potential difference B between the plates. ठीक है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आपको निकालना है, ड्रॉ करेंगे पहले हम। तो जैसे मान लिया एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, ठीक। कैपेसिटेंस आपको कितना दिया है C, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दिया है आपको D और पोटेंशियल कितना दिया है V, ठीक। तो मान लिया ये पोटेंशियल V दिया है तो ये चार्ज हो गया होगा, इस पर Q चार्ज इस पर आ गया होगा, इस पे चार्ज कितना आया होगा माइनस क्यू, क्यू इज इक्वल टू सी वी, फॉर्मूला लगा के जब चाहिए होगा तब निकाल लेंगे हम, ठीक। अब हम फोर्स कैसे निकालते हैं तो वो समझिए, कई तरीके हम फोर्स निकाल लेंगे। एक तरीका ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हम उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल सकते हैं, और एक तरीका ये है कि हम बेसिक कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। हम एक प्लेट, एक सरफेस चार्ज की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उस सरफेस का चार्ज मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं। तो अभी मैं दूसरा जो तरीका है वो प्रेफर कर रहा हूँ। अगर एक सिंगल लेयर होती है चार्ज की, ढंग से समझना आप आराम से, जिसकी चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा, सिग्मा कैसे निकालते हैं, क्यू बाई ए, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया, कितना भी ये चार्ज है अपॉन ये सरफेस का जो एरिया है वो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो अगर सिंगल लेयर है चार्ज की तो उसकी वजह से यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, इसकी वजह से इस रीजन पे सिर्फ इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज है माइनस क्यू, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आपका आएगा माइनस क्यू टाइम्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस जो आ रहा है वो ये बताएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर नेगेटिव आ जाए तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा। हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि यहाँ पे आंसर्स में कहीं माइनस तो लिखा नहीं है। तो हमारा जो फोर्स आ रहा है वो आपका आ रहा है Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम थोड़ा प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q बाई ए, तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाई ए। अब अगर कैपेसिटेंस बनाना है तो ऐसा करते हैं, इसमें D से डिवाइड करते हैं और D से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि A एप्सिलॉन नॉट ओवर D ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस। तो क्या क्या फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है आपका Q स्क्वायर अपॉन 2CD। लेकिन आपको चार्ज भी नहीं चाहिए तो Q इक्वल टू सी भी लगा सकते हैं। Q इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज आपको चाहिए नहीं। तो ऊपर जब आप लगाओगे इसको तो ऊपर आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2CD। एक सी से एक सी कैंसिल आउट हुआ, तो जो फोर्स का आपका आंसर आया वो आपका आया हाफ सी वी स्क्वायर ओवर डी। तो ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। क्लियर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मोमेंट P, जो कोई डायपोल मोमेंट होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। कुछ अजीब है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए डायपोल मोमेंट। एन इलेक्ट्रिक डायपोल होना चाहिए, फील्ड काट के यहाँ पे आप लिखिए डायपोल। An electric dipole of moment P is placed in a uniform electric field E. Then torque on the dipole is P cross E and potential energy of the system is P dot E. The resultant force on the dipole is 0. ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। टॉर्क का फॉर्मूला एकदम सही है, फॉर्मूले लिखे हैं सिर्फ। टॉर्क जो होता है वो आपका P क्रॉस E के बराबर होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से एक माइनस गायब कर दिया उन्होंने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो माइनस P डॉट E होता है। और यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायपोल पे नेट फोर्स 0 होता है। जैसे मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आपने एक डायपोल रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, अगर मान लिया प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है Q इंटू ई। और माइनस क्यू चार्ज अगर ये है तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा, Q इंटू ई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, टॉर्क वाला सही है,
सेकंड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, सो योर आंसर इज बी पार्ट। A positively charged particle is released from rest in an uniform electric field. Electric potential energy of the charge, समझिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे पहले। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज कर दिया, तो उस पर फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, क्यू इंटू ई। और ये इसी तरफ फिर ये फ्री, अगर मूव करने के लिए फ्री है, रेस्ट रिलीज किया तो इसी तरह भागना शुरू कर देगा। तो ये डाउन द फील्ड मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तब जब ये अपने आप ही मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। दूसरी बात आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा होती हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये रीजन आपका होगा लोअर पोटेंशियल का, ये वाला रीजन होगा हायर पोटेंशियल का। अब सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर उसी तरह भागेगा तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि ये हायर पोटेंशियल से कहाँ भाग रहा है, ये लोअर पोटेंशियल की तरफ भाग रहा है। ठीक, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर ये गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन तभी कर सकता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि उसको कोई पुश तो कर नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, सिस्टम का अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स है जो उसको मूव करा रहा है। ठीक, तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, इट विल डिक्रीज। सी पार्ट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इनसाइड ए चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, अगर वो कंडक्टर है, फिर चाहे वो चार्ज है या न्यूट्रल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नल होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हमेशा जीरो होता है। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है कंडक्टर में, चाहे वो चार्ज हो या न्यूट्रल हो। न्यूट्रल है फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तब भी अंदर क्या होता है, जीरो। तो पहला तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी टेंजेंशियल टू द सरफेस। बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, कैसी भी शेप का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलती हैं। आगे जाके वो बेंड हो सकती हैं, लेकिन जब इमर्ज करेंगी, जब ओरिजिनेट करेंगी, तो हमेशा सरफेस के साथ कितने एंगल पे ओरिजिनेट करेंगी, 90 डिग्री पे। ठीक, टेंजेंशियल नहीं होती हैं। तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं। बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंडक्टर पे जो भी आप चार्ज दोगे वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए, और अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होता। सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी पार्ट क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब एक पॉइंट से किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब पूरे रीजन का सेम पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब होता है पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन भी समझ सकते हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल का डेरिवेटिव जीरो है, और पोटेंशियल का डेरिवेटिव जीरो है तो पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। ई पार्ट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस पे, ढंग से समझिए, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है उस पॉइंट पे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होती। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला जो होता है वो सिंगल लेयर की वजह से होता है। अगर कोई सिंगल लेयर है, इन्फिनाइट लेयर है, तो उसकी वजह से दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट इस लेयर की वजह से अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही आ जाता है। तो बाहर आप इस तरह से याद कर सकते हो, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के ही प्रोपोर्शनल है, जहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगी वहाँ कम होगा। तो ये बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसमें जो गलत ऑप्शन था वो बी पार्ट है और गलत ही पूछा उन्होंने। इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, अजीब से कई सारे चार्जेस हैं, ठीक, लेकिन उनका टोटल सम जीरो नहीं है। यानी अगर आप इनका क्यू नेट पूछा जाएगा तो क्यू नेट जीरो नहीं है। मान लिया पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मान लिया, मैंने ऐसे ही मान लिया, तो इसका जो क्यू नेट चार्ज आएगा वो कैसा आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। अब आप ढूंढ रहे हो कि इससे अगर हम बहुत दूर खड़े होकर देखेंगे, तो अगर आप इससे काफ़ी दूर खड़े होकर देख रहे हो, मान लिया यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो काफ़ी दूर है अगर, तो ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कैसा समझ में आएगा आपको, एक पॉइंट चार्ज की तरह समझ में आएगा। ठीक, कलेक्ट है तो वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस, बट डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। और नेट चार्ज अगर जीरो नहीं है तो सिर्फ पॉइंट चार्ज बचाओ। पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं वो कैसी बनेंगी, वो स्फेरिकल बनेंगी। ठीक है, वो कैसे बनेंगी, पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होती हैं वो सारी की सारी कैसे बनेंगी आपकी, स्फेरिकल। सो योर आंसर इज ए पार्ट, स्फीयर्स। An electron enters in high potential region V2 from lower potential region V1। इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल रीजन में एंटर कर रहा है लोअर पोटेंशियल रीजन से। जरा बनाएंगे हम, तो ये मान लिया किसी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती हैं। तो ये वाला जो रीजन होगा ये आपका हायर पोटेंशियल रीजन होगा और ये वाला होगा लोअर पोटेंशियल रीजन। और एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रीजन में एंटर कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस ई इसका चार्ज है, और इसको आपने हायर पोटेंशियल रीजन से फेंका है किस तरफ, लोअर पोटेंशियल के रीजन की तरफ। नहीं, उल्टा पढ़ दिया मैंने। An electron enters in higher potential region from a lower potential region, उल्टा है डायग्राम। ये है लोअर पोटेंशियल रीजन, ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस ई चार्ज है, लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल रीजन की तरफ आपने इसको फेंका है। तो हमें पहले ये सोचना है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रहेगी कि कम होगी। तो जरा इस पर फोर्स देखिए, सिंस ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो फील्ड के अपोजिट लगता है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो जा भी इसी डायरेक्शन में रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यानी जब अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, समझ में आया आपको? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा, और जिधर फील्ड फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव भी कर रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, सो इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। ठीक, विल चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, गलत है। नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब जरा समझना है, अगर ये टू डायमेंशनल सेटअप होता, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी होती है, एक तो फील्ड के अलॉन्ग होती है और एक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, मान लिया इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा होता, किस तरह से, इलेक्ट्रॉन मान लिया इस तरह से आया होता, इस तरह से चल रहा होता, ऐसे ऐसे चल रहा होता वो, तो क्या होगा वो समझना। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी फोर्स के अलॉन्ग होगी वो तो बढ़ जाएगी, और जो वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन उसकी वेलोसिटी के बारे में ही तो पूछ रहे हैं। देन इन इट्स वेलोसिटी नो चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो वेलोसिटी फील्ड के अलॉन्ग है या फील्ड के अपोजिट है वो बढ़ जा रही है। तो इसमें एक आंसर और भी ठीक हो रहा है, और वो आंसर क्या है, डी पार्ट। इसको आप प्रोजेक्टाइल की तरह समझो, जैसे मान लिया ग्रेविटी नीचे लग रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे वाले और आपने किसी पार्टिकल को फेंका है ऐसे टू डायमेंशन में, उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग है v1 और एक कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है v2, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसे नीचे गिरेगा। तो कौन सी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, तो ये जो v1 वाली वेलोसिटी है ये फोर्स के अलॉन्ग है, ये बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन जो v2 वाली वेलोसिटी है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है वो एज इट इज कांस्टेंट ही रहेगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी विच इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इसमें दो आंसर करेक्ट हो रहे हैं, एक डी पार्ट और एक ए पार्ट।